अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अध्याय 7, कक्षा छठी, इतिहास की किताब। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। एक लड़की है, रोशन, उसको उसके जन्मदिन पर दादाजी से कड़क नोट मिला। उसने उसे अपने हाथ में दबा के रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? है ना। अशोक स्तंभ का जो शेर है वो देखने को मिलता है इस प्रकार का। तो एक सवाल उठा यहाँ पर, आखिर यहाँ पर शेर क्यों बने हुए हैं? यही हमारा टॉपिक है जो इस अध्याय में हमको फाइंड आउट करना है कि हमारे नोट में शेर कहाँ से आया। तो यह अशोक स्तंभ है, अशोक ने बनवाया था, तो हम उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाकी वीडियोस आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, चेक करिएगा। देखिए ये एम्बलेम है हमारा यहाँ पर, अशोक स्तंभ। ठीक है। और चार शेर होते हैं जो एक दूसरे के एकदम जस्ट अपोजिट होते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उसे सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। सारनाथ के बारे में हमने पिछले ही अध्याय में पढ़ा था कि सारनाथ क्या है, कहाँ पर है और क्यों फेमस है। और अशोक जो है वो बौद्ध धर्म से प्रेरित था, इसलिए उसने अशोक स्तंभ बनवाया था। स्तूप बना है, स्तूप के ऊपर ये स्तंभ रखा हुआ है, ठीक है, शेर का। तो इसके विषय में अध्याय 6 में पढ़ा था, आपको मालूम होना चाहिए। और आपने नहीं पढ़ा है तो वेट किस बात का करना है, जाइए पढ़िए। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। इसके पहले कि हम यह जान सके कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। भाई, राज्य को साम्राज्य क्यों बोला जाता है? जब राज्य बहुत बड़ा हो जाए, एक विशाल एरिया में फैल जाए, उसको साम्राज्य बोलते हैं। ठीक है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जो चाणक्य के टाइम पीरियड में थे। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करा था? राजा बनवाया था। ठीक है, एक छत्र राज किया था। अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। तो ये अशोक के कौन थे? दादाजी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की नाम की किताब से मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र के रचयिता भी चाणक्य ही हैं, लेकिन उनकी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक की बुक के अंदर बेसिकली पॉलिटिक्स की चीजें लिखी हुई है, ना कि इकोनॉमिक्स की। ठीक है। अब देखिए, वंश किसे कहते हैं? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश के तीन महत्वपूर्ण राजा हुए थे। चंद्रगुप्त, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उनका बेटा बिंदुसार और उनका बेटा अशोक। तो ये तीन महान राजा रहे हैं। उसके बाद तो ये अखंड भारत जो है वो टूटने लगा था, क्योंकि अशोक ने जो है युद्ध का ही त्याग कर दिया था। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन। ठीक है, काले बिंदु से। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते होंगे। जैसे कि आज के टाइम में भी आप देखते हो, नगर यानी कि शहरों के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब वाले ज्यादा रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। साम्राज्य में बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, यानी कि मिडिल इंडिया का जो एरिया था मोस्टली जो था वो फॉरेस्ट था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में भिन्न भिन्न, मतलब कि अलग अलग प्रकार के लोग रहा करते होंगे, और अलग अलग प्रकार के लोग रहेंगे तो अलग अलग प्रकार के वो भाषाएं बोलेंगे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। एक बार हम मैप देख लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण नगर जो है वो ब्लैक डॉट से दिखाया गया है, जैसे कि उज्जैन हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गया। और जो रेड डॉट से दिखा रखा है वो अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है, कि कहाँ से अशोक के अभिलेख जो है वो मिले हैं। ठीक है।
तो देखिए कहाँ कहाँ से मिले, कंधार से लेकर के, देखिए कंधार से लेकर गंधार तक पूरा ये एक छत्र राज किया था। अशोक का कलिंग युद्ध भी बहुत फेमस है, कलिंग उड़ीसा का हिस्सा है, और कलिंग की लड़ाई करने के बाद ही अशोक ने ना युद्ध का त्याग कर दिया था। हम जो है भी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, मतलब राज्य और साम्राज्य में डिफरेंस है क्या? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारों की जरूरत होती है, मतलब अधिकारियों की जरूरत होती है। तो दो पॉइंट है इसमें, साम्राज्य जो है वो अलग होता है राज्य से। राज्य छोटा हिस्सा होता है, साम्राज्य के अंदर बहुत सारे राज्य आ गए, आप ऐसा समझ लीजिए। और भाई साम्राज्य को, अगर राज्य को देखने के लिए एक सेना रखनी पड़ती है, तो आप सोचिए कि साम्राज्य को रखने के लिए कितनी बड़ी सेना चाहिए। फिर बड़ी सेना का वेतन हो गया, उनका रख रखाव हो गया, कितनी सारी आजीविकाओं की चीजें हो गई, संसाधन का जो है जरूरत पड़ जाती होगी, तो उनके लिए उनको टैक्स में बढ़ोतरी करनी पड़ती थी। उसके लिए भाई अधिकारी रखे हुए थे। अब देखिए, जब इतना राज्य छोटे एरिया में होता है तो वहां पर प्रशासन होता है उस पूरे राज्य को संभालने के लिए। तो साम्राज्य जो एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ है, उसका प्रशासन किस प्रकार से किया गया, तो देखिए यहाँ पर है। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र आज का पटना है, ठीक है। तो वहां पर तो सम्राट का सीधा नियंत्रण था, मतलब ये सम्राट के डायरेक्टली कंट्रोल में आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाकों के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था कि भैया आप अधिकारी बना दिए और आप क्या करो, डायरेक्ट जाकर के टैक्स वसूल लो। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे, क्योंकि ये उनके राइट्स थे। ठीक है। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक जो एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेके जाते हैं, तो संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। मतलब राजा ने अपने अधिकारी रखे थे और फिर उसमें फेरबदल, मतलब भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या कर रखे थे, उसके पीछे जासूस छोड़ रखे थे, और जासूस के पीछे भी जासूस छोड़ रखे थे। समझ सकते हो आप किस लेवल का काम हो रहा था। इन सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। भाई एक राज्यसभा होती थी उनकी, है कि नहीं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। ये तो हो गए बड़े एरिया, छोटे छोटे क्षेत्र भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मतलब छोटे छोटे एरिया पर, जो तक्षशिला हो गई या उज्जैन जैसे जो प्रांतीय प्रेसिडेंसी एरिया था, वहां से जो है वो लोग रूल करते थे। मतलब इस पर डायरेक्टली कंट्रोल नहीं था राजा का। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बना करके भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही मानना जाता था। मतलब जो वहां की लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको माना जाता था। राजा थोपता नहीं था जबरदस्ती किसी भी चीज को। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र था। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यहीं से, मतलब यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलता था, उसे वो इकट्ठा कर लिया करते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिम जो है, उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। और दक्षिण भारत जो है वो सोने और कीमती पत्थरों के लिए बहुत ही फेमस था। ये जो मेन पॉइंट्स आते हैं ना, उनका आप ध्यान रखिए। चैप्टर तो आप पढ़िए, मेन पॉइंट्स है उनका आप ध्यान रखिए। बाकी आपको नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो आप वीडियोस देख सकते हैं, जो हमने पहले भी अपलोड कर रखी हैं। प्लेलिस्ट को चेक करिए, उसमें वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स की तरह उसमें भी पढ़ा रखा है। ठीक है। तो चैप्टर को सुनने में भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। तो उत्तर पश्चिम कंबल के लिए बहुत फेमस था और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। संभव है कि साधन नजराने के रूप में दिए जाते होंगे उस वक्त। अब नजराना क्या होता है? जहां कर कर जो है और नजराना में डिफरेंस होता है। कर वो है जो फिक्स होता है, नियमित ढंग से लिया जाता है, जबकि नजराना अनियमित होता है, फिक्स नहीं होता। जब भी आप संभव हो, मतलब आप कैपेबल हो, आप क्या कर सकते हो, राजा को वो उपहार स्वरूप दे सकते हो, उसी को नजराना बोलते हैं। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः लोगों को दिए जाते थे, जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब आप अपनी अपनी इच्छा से दोगे, जबकि टैक्स यानी कर जो है वो राजा वसूलेगा अपनी इच्छा से। ठीक है। तो नजराना और कर के अंदर ये डिफरेंस है। राजधानी में सम्राट, इसको भी देख लेते हैं भाई। मेगास्थनीज
मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेक्युलर निकेटर का राजदूत था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया से कौन आया था, यानी कि यूनान से कौन आया था, तो मेगस्थनीज आया था। इसका आप ध्यान रखिएगा। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण उसने दिया है यहाँ पर। तो उसने कहा चंद्रगुप्त के दरबार में कुछ चीजें देखी हैं, देखिए यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से उसने दरबार को डिस्क्राइब किया है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है, ठीक है। उन्हें एक सोने की पालकी में लेके जाया जाता है। उनके अंगरक्षक जो उनके बॉडीगार्ड है सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर के चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। ये इसलिए होता था कि क्या पता खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो, तो सबसे पहले वो उनके जो नौकर है, ठीक है, वो चखेंगे और उनको अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर राजा उसको खाता था। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। देखिए डर का भी माहौल था, है कि नहीं। और पाटलिपुत्र जो कि आज का पटना है, बिहार के अंदर, बिहार की राजधानी है, इसके बारे में देखिए क्या लिखा है उन्होंने। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज है और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। काठ वो लकड़ी होती है जो बहुत ही पुरानी हो जाती है, ठीक है, और इसको पत्थर की नक्काशी नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो बड़ा ही बेहतरीन यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस प्रकार है। अब देखिए उन लोगों के बारे में हम जो पढ़ रहे थे कि अंत में जंगल वाले इलाके से जो लोग आते थे वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु यानी कि शहद और मोम जैसी चीजें ला करके नजराने के रूप में देंगे। अब हम बात करेंगे अशोक के बारे में। अशोक एक अनोखा सम्राट, क्योंकि चैप्टर भी इसी से शुरू हुआ है। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। तो भाई ये जो लैंग्वेज है कि भाई अशोक के जो अभिलेख है वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभिलेख किसे बोलते हैं अध्याय 1 में ही पढ़ा था हमने, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखें उससे पहले अब ये देख लेते हैं क्योंकि अगला जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। कलिंग की लड़ाई आपको पता होना चाहिए, आधुनिक उड़ीसा के अंदर है ये। और कलिंग की लड़ाई करी थी अशोक जी ने, मतलब सम्राट अशोक ने। तो उसके बाद जो है उन्होंने युद्ध का ही त्याग कर दिया। तो उस युद्ध में क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने कुछ बात कही। देखिए क्या है वो। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की, मतलब जब वो राजा बने उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग में जीत हासिल कर ली थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? लगभग 1.5 लाख लोग जो है उसको बंदी बना लिया गया और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, डेफिनेटली। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। कितनी गहरी बात उन्होंने एनालाइज करी है एज अ राजा भी। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, मतलब जो युद्ध उन्होंने किया जहाँ जिससे उन्होंने जीत तो लिया लेकिन उन्होंने जो इतनी हानि देखी, इससे उनको पश्चाताप हुआ। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। यहीं पर उन्होंने क्या करा था, युद्ध का त्याग कर दिया। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मतलब ये वो मानते थे कि भाई किसी का आप, मतलब लोगों के ऊपर आपको शासन करना है ना, आप जबरदस्ती उनसे कर रहे हो, उससे बेहतर क्या कि आप उनको शिक्षित करो। तो शिक्षा चीज ही ऐसी है, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत एक ऐसा टूल है ना, एक ऐसा हथियार आपके पास एजुकेशन, कि आप अगर किसी रिक्वायर्ड बंदे को दे दिया ना आपने, तो वो मतलब क्या कर सकता है ना इससे।
मतलब एक हथियार जो काम नहीं कर सकता ना, कलम वो चीज कर जाती है। बस पेशेंस होना चाहिए और मोटिव होना चाहिए आपका अच्छा, तब जाके आपकी बात बनेगी। आगे देखिए क्या कहा उन्होंने। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि यदि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, बल्कि युद्ध करने के बदले उनको ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। और आपको पता होना चाहिए धर्म जो है, धर्म का ही प्राकृतिक रूप है। धर्म जो शब्द है उसका प्राकृतिक रूप में क्या बोला जाता है, धम्म। तो कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक जी ने क्या करा, युद्ध का त्याग कर दिया और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो अपनी जनता को एजुकेट करेंगे, उनको चीजें सिखाएंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन्होंने। उनका ये मानना था कि जिस प्रकार से पिता अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो उसको शिक्षित करे, इसी प्रकार से एक राजा का भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को शिक्षित करे, ना कि हर जगह जा करके आप युद्ध करें। बलपूर्वक जीतने से अच्छा है कि आप उनको एजुकेट करें और फिर उनका दिल जीते। ठीक है, अब एक सवाल है कि भाई कलिंग के युद्ध से कलिंग की लड़ाई जो हुई उससे लेकर के युद्ध को लेकर के भाई अशोक के विचार में चेंजेस कैसे आया। तो उन्होंने जो उसमें हानि देखी कि भाई 1.5 लाख के आसपास लोग बंदी बनाए गए हैं, उसके बावजूद 1 लाख के आसपास लोग मारे गए, तो उनको देख करके उनके मन में वो चीजें आई। अब देखिए क्या है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। ठीक है, उड़ीसा का नाम है ये। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देख करके उन्हें युद्ध से वितृष्णा होगी, नुकसान मतलब बहुत ज्यादा जो है वो कहते हैं ना कि तृष्णा होगी, एकदम घृणा होगी। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था, अशोक ने आपने देखा धम्म नीति अपना ली कि भैया वो धम्म के द्वारा क्या करेंगे, एजुकेट करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली वो क्या था उसको देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए एक चित्र है, इसके बारे में देखिए क्या बोला गया है। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की एक मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और उस समय की मूर्तिकला का ये एक नमूना है। तो बड़ी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है कि नहीं। देखिए अशोक का धर्म क्या था, इसको देख लेते हैं हम। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से काफी ज्यादा प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदनाएं थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। इससे कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। जब एक से ज्यादा धर्म के लोग रहेंगे एक जगह, तो डेफिनेटली मनमुटाव हो जाता है किसी भी चीज को लेकर के। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे, जो कि अक्सर अभी भी होते हैं बहुत जगह। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो एक राजा है। इसलिए उन्होंने धम्म महात्म मात के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर के धम्म की शिक्षा देंगे। धम्म महामात नाम के अधिकारी जो धम्म की क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभ पर खुदवा दिए। पहले ऐसा तो था नहीं कि भैया पेजेस पर तो खुदवा करके लिखते थे, तो उन्होंने खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़ करके सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। मतलब जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है, और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए उन्होंने लोग रख दिए वहां पर कि भैया आप पढ़ करके सुनाओ, है कि नहीं। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। तो भाई डेफिनेटली काफी ज्यादा उन्होंने काम किया था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए ताकि लोग आकर के आराम कर सके जो राही हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था करी थी। बड़े ही जो है बेहतरीन काम किए थे उन्होंने। अब देखिए यहाँ पर अशोक के बारे में हो गया। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, उन्होंने क्या संदेश दिया था अपनी धम्म नीति के अंदर अपनी प्रजा के लिए, देखिए वो लिखा हुआ है यहाँ पर। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। डेफिनेटली भाई जब अलग अलग ओकेशंस होते हैं तो हम जो है फेस्टिवल्स मनाते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों, जब बीमार होते हैं तब अनुष्ठान करते हैं भाई पूजा पाठ। बच्चों की शादी होती है डेफिनेटली तब पूजा पाठ होता है। बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब भी वे अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। मतलब उनका ये मानना था कि भाई आप जो ये हर चीज में पूजा करते हो ये किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगा। और उनका दिमाग में यह है कि भाई फिर ये अन्य रीति क्या है। मतलब अगर हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, जैसे कोई बीमार हो गया तो भाई हमको हो जाता है ना
कि यार कुछ मतलब भगवान नाराज हो गए तो चलो पूजा करते हैं, या शादी में। तो कह रहे कि ये कर्म कांड किसी काम के नहीं है, आप ये जो कर रहे हो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम कहते जरूर हैं कि भाई अगला जन्म, पिछला जन्म है, या वहां जाकर के भैया मतलब ऊपर जाने के बाद हमें हिसाब देना है। लेकिन इस जन्म का क्या, जो ये टाइम है, मतलब ये तो वही बात होगी आप जा करके 4 व्यक्ति को मार के आ जाओ, फिर यहाँ बैठ करके राम नाम करो, तो वो तो नहीं चलेगा। तो अन्य रीतियां क्या है, तो देखिए उन्होंने बताया, अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। जो आपके दास हैं या आपके सर्वेंट्स हैं उनके साथ आप क्या करो, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करो, सभी जीवों पर दया करो, ब्राह्मण तथा श्रमणों को दान दो। इससे क्या होगा ना, आपसी प्यार बनेगा। और ये चीजें ना मेंटेलिटी को चेंज करती है। अभी भी अगर ये बात मानी जाए ना तो डेफिनेटली बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी। अपने धर्म की प्रशंसा व दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। मतलब आप अपनी धर्म की प्रशंसा मत करो। अगर आप आपने सोचा कि नहीं यार ये बेटर है, तो ये नहीं कि उसकी आप उसको खुद ही प्रेज करने लग जाओ, औरों को करने दो। और किसी दूसरे की धर्म की निंदा भी मत करो। मतलब अगर आपको किसी की बात ठीक नहीं लगती तो उसको डिमोरलाइज करने से बेटर है कि आप उनकी बताओ कि देखो शायद ये गलत है उसके अंदर। तो उससे क्या होगा ना कि बातचीत भी अच्छी होगी और आपका जो मतलब क्या कहते हैं आपसे मिलाप भी ठीक रहेगा। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। मतलब जैसे अगर कोई हिंदू है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और धर्म के व्यक्ति का मतलब उस व्यक्ति के धर्म का वो क्या करेगा, निरादर करेगा। आदर करना चाहिए। सभी धर्म अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। मजहब कभी सिखाता नहीं है आपस में लड़ाई करना है, सही बात है कि नहीं। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। डेफिनेटली भाई, हम कहते हैं ना कि यार मतलब मैं या आप, कोई व्यक्ति, ठीक है, हम तीन अगर कहीं पे खड़े हुए हैं और मैं आकर के कहता हूँ कि हम दो या कोई मिल करके किसी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी परिवार से जो हमको शिक्षा मिली ना उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बाकी जो लोग हैं ना वो ये नहीं देख रहे हैं कि कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है या उसके अंदर कमियां ढूंढ रहा है। जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं किसी भी प्रकार से, बाकी लोग वो ये देख रहे हैं कि भाई ये लोगों को यही संस्कार मिले। तो हम अपने आप को एग्जाम्पल की तरह सामने रख देते हैं। तो क्यों भाई ऐसा भी काम करना, सही बात है कि नहीं। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश उन्होंने अपनी प्रजा के लिए लिखा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हम में एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नेहरू जी ने बोला है अशोक जी के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। ये हमसे पूछा गया पर आपसे सीटेट में सवाल नहीं पूछा जाएगा। ब्राह्मणी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ पर आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखिए आरंभिक ब्राह्मणी में आ को किस प्रकार लिखा गया था, देवनागरी। हम तो देवनागरी पढ़ते हैं, तो हम आ इस प्रकार से लिखते हैं। बंगला में आ को इस प्रकार से लिखते हैं, मलयालम में कुछ इस प्रकार से, तमिल में कुछ इस प्रकार से। तो ये अलग अलग भाषाओं के अंदर लिपियां बताई गई हैं। अब हम हमेशा की तरह अन्यत्र पढ़ते हैं तो हम इसमें भी पढ़ेंगे भाई। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्या पता एक में ही आ जाए। तो इसको देखिए, अन्यत्र के अंदर मतलब थोड़ी मोर इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, उसको भी देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। आपको पता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों की रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, लगभग 2000 साल तक। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बनाए गए। ये कुछ इस प्रकार से बुर्ज बनाए गए ताकि इस पर निगरानी रखी जा सके। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राट के रवैये से कैसे अलग था, ये कुछ सवाल है। बट हम जिस की तैयारी कर रहे हैं वहां पर हमसे ये नहीं पूछा जाएगा। तो ये जो चैप्टर था हमारा यहाँ पर बड़ा ही मजेदार, अच्छा, और उम्मीद है आपको सुनाई भी दिया होगा और समझा भी होगा आपने। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक कौन था, ठीक है।
और ये जो एम्ब्लेम है, नेशनल एम्ब्लेम, ये अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसका नाम ही अशोक स्तंभ है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। कहाँ से प्रेरित हुआ है वो भी आपको पता होगा, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, सत्य की सदैव जीत होती है। ठीक है। और किसके, इनके दादा कौन थे, उनका क्या रोल था। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्लास 7th में पहुंचेंगे, 8th में पहुंचेंगे, तो चीजें डीप होने लगेगी और हम उसको एक्सप्लोर करने लगेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना पढ़ रखा होगा। भाई ग्रेजुएट तो आप हो ही ना, बीएड तक अगर आपने की है तो डेफिनेटली आपने पढ़ रखा होगा, तो बहुत ज्यादा डीप से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखते हो एसएससी वगैरह के एग्जाम में, उस प्रकार से सवाल नहीं आते इसके अंदर, बड़े ही ऊपरी से सवाल आते हैं। मतलब जैसे चैप्टर पढ़ा ना आपने, इसमें से वो छोटी छोटी चीजें पूछ लेंगे, तो आपको कॉन्शियस होकर के और समझ करके काम करना है। और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर बाकी वो नहीं मिल रहे, मतलब बाकी वीडियोस नहीं मिल रही है, या दूसरा हिस्ट्री के अलावा सिविक्स नहीं मिल रहा, जियोग्राफी नहीं मिल रहा। तो आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहां पर मिल जाएगा जरूर। ठीक है। सबसे पहले भी वीडियोस बना रखी हैं, जो कि 2020 में बनाई थी, फिर 2021 में भी वीडियोस बनाई है, और अभी 2022 में भी वीडियोस बनाई है। इसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स से बना रखी हैं वीडियोस ये। ठीक है, इसमें आपको अच्छी हेल्प मिल जाएगी, ये भी नोट्स है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ भी आपको मिल जाएगा। और इस बार हम क्या करें, बुक से पढ़ रहे हैं, और हम ये तीनों को अगर आप समराइज कर दोगे ना, तो आप डेफिनेटली 60 में से आपके 55 तो कहीं भी नहीं गए। अगर आप समराइज कर लेते हो, क्या ही जा रहा है पढ़ने में। टीचर बनना है, अगर आप में ही पढ़ने की ललक नहीं होगी, तो फिर बाकी बच्चों में आप क्या ही उठाओगे। और फिर अगर जॉब ही लेनी है खाली, की सरकारी नौकरी एक परमानेंट मिल जाए, तो फिर तो उसका अलग ही मोटिव है। तो प्लेलिस्ट को चेक जरूर करिएगा, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद।